आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा मुझे कंपैरेटिव का क्या मतलब होता है? कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना, तुलनात्मक। जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं किन्हीं चीजों के बीच में, तो वो होता कंपैरिजन। उसको इंग्लिश में कंपैरिजन कहते हैं। इसी वर्ड से कंपैरेटिव आया है। और एनाटॉमी का मतलब क्या? एनाटॉमी का मतलब है जो शरीर की संरचना होती है, चाहे अंदर की संरचना हो या फिर बाहर की संरचना हो, उसको एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी में हम किसी संरचना को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ते हैं, डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। और कंपैरेटिव एनाटॉमी वर्टेब्रेट जूलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें इवोल्यूशन भी दर्शाता है। जब हम अलग अलग ग्रुप के, अलग अलग फाइलम के, अलग अलग क्लासेस के जब जानवरों को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर पढ़ते हैं हम बारी बारी से, एक हायरार्की में लोअर लेवल से अपर लेवल तक, तब हमको उसमें एक इवोल्यूशन का सीरीज भी दिखाई देता है। उस जानवर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमें वो भी नजर आता है जब हम कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ते हैं। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी में तुम लोगों के सिलेबस में क्या क्या है, एक बार मैं डिक्टेट करता हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट होंगे उन्हें याद होगा कि कॉर्डेट के क्या कैरेक्टर होते हैं, कॉर्डेट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, कितने सब फाइलम में उन्हें हमने क्लासिफाई किया था, कितने इन सब फाइलम्स में से किनको कितने डिवीजन में क्लासिफाई किया, फिर उसके अंदर कितने क्लासेस हैं, ये सब हम देख चुके हैं। तो पार्ट 2 के ऑनर्स पेपर में, ये तुम लोगों का पेपर 4 है, कंपैरेटिव एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव वर्टेब्रेट एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी। जब मैंने शुरू शुरू व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसमें शेयर किया था सिलेबस। होपफुली तुम लोगों के पास सिलेबस होगा। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी तुम लोगों के पेपर 4 में है। और पेपर 4 75 मार्क्स का है, थ्योरी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में तुम लोगों को, ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी है, ये हम वर्टेब्रेट का कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे। मैं ये भी बता चुका हूँ कि वर्टेब्रेट किसको कहते हैं, इनवर्टेब्रेट किसको कहते हैं। ये मैंने लास्ट 2 क्लास में 2 बार रिपीट किया है। कंपैरेटिव एनाटॉमी का सबसे पहला टॉपिक है इंटेग्यूमेंट, इट्स डिराइवेटिव एंड फंक्शन। ओके। दूसरा टॉपिक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तीसरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ टॉपिक है हार्ट एंड ऑर्टिक आर्चेस। फिफ्थ टॉपिक है ब्रेन। तो इनका कंपैरेटिव एनाटॉमी हम पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस में, क्लासेस साइक्लोस्टोमाटा से क्लास मेमालिया तक। ये जो कंपैरेटिव एनाटॉमी हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? क्लास साइक्लोस्टोमाटा से क्लास मेमालिया तक। ओके।
फिर सिक्स्थ टॉपिक है कंपैरेटिव एनाटॉमी में ही इवोल्यूशन एंड फेट ऑफ किडनी, यूरिनोजेनिटल डक्ट्स, गोनाड्स। और लास्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्डा, स्प्लैंक्नो एंड ओस्टियोक्रेनियम। ये डिफरेंट तरह के स्कल्स होते हैं। स्कल्स के भी सब टाइप होते हैं, और स्कल किस तरीके से अटैच है किसी एनिमल के बॉडी में, ये पढ़ेंगे हम ये यहाँ। ये एक्चुअली पुराने जमाने के सिलेबस में हुआ करता था, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी का सिलेबस आज तक कभी चेंज नहीं हुआ है। जहां तक मुझे पता है लास्ट 25 साल से ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये टॉपिक इसमें अभी भी है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ेंगे। सिलेबस पुराना है, लेकिन हम खुद को अपडेटेड रखेंगे, और जो मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है हम उसी को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया है तुम लोगों को, अपने आंसर में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारा ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा, और तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो, अगर डायग्राम प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा होगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इंटेग्यूमेंट्स एंड इट्स डेरिवेटिव। इंटेग्यूमेंट्स, कोई बता सकता है इंटेग्यूमेंट क्या होता है? गेस करो क्या होता होगा इंटेग्यूमेंट। एनीवन? इंटेग्यूमेंट हमारे बॉडी का मोस्ट एक्सटर्नल पार्ट है। इंटेग्यूमेंट के बहुत सारे सिनोनाइम है, बहुत सारे टर्म दिए गए हैं। 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, क्यूटिस, डर्मा, स्किन। ये सब जनरल टर्म है, लेकिन जो इंटेग्यूमेंट है वो साइंटिफिक टर्म है। इंटेग्यूमेंट को हम कहते हैं रैपर ऑफ द बॉडी। जैसे तुम लोग जब किसी को कुछ गिफ्ट देने जाते हो तो उसको हम रैपर से कवर करते हैं। सपोज किसी बच्चे के लिए तुमने कार खरीदा, ओके, सपोज ये कार है। कार खरीदा तो कार को हम गिफ्ट पैक में पैक करते हैं ना, ऊपर से इसको कलरफुल पैक में रैप करते हैं। तो ये कार क्या हो गया, समझ लो हमारा बॉडी हो गया। और इंटेग्यूमेंट क्या है, ये रैपर। ठीक है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट है ये हमारा बॉडी का सबसे बाहर का हिस्सा है, हमारे बॉडी को कवर किया हुआ हिस्सा है। इसी को हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट में स्किन एंड इट्स डिराइवेटिव दोनों होता है। जिस टिश्यू से हमारा स्किन बना है उस टिश्यू के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे हमारे नाखून हो गए, हमारे बाल हो गए, ठीक है, ये सब
स्किन के डिराइवेटिव्स हैं, तो ये दोनों इंटेग्यूमेंट में ही आते हैं। इंटेग्यूमेंट का क्या फंक्शन होता है? मोस्टली इंटेग्यूमेंट का जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव होता है। ओके, और एक्चुअली इंटेग्यूमेंट का प्रोटेक्टिव फंक्शन में भी मल्टीपल प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, वो हम अभी देखेंगे कितने फंक्शंस हैं इंटेग्यूमेंट के बारी बारी से। इतने सारे फंक्शन हैं इंटेग्यूमेंट के, इसलिए इंटेग्यूमेंट को हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। ये टर्म मोस्टली जो बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये टर्म वो लोग स्किन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि स्किन भी इंटेग्यूमेंट का पार्ट है और डिराइवेटिव, तो इसीलिए स्किन को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा गया। तो स्किन का जो जो फंक्शन होगा वो इंटेग्यूमेंट का भी फंक्शन होगा। स्किन के अलावा जो डिराइवेटिव्स है, जैसे नाखून हो गए, हमें बाल हो गए, या फिर जानवरों का जो सींग होता है वो भी इंटेग्यूमेंट का ही डिराइवेटिव है। या फिर जानवरों का खूर होता है। तुम लोगों में से जो बच्चे गांव में हैं, जिनके घर में गाय भैंस होगा, उन्होंने देखा होगा कि उनके पैर में हमारी तरह नाखून नहीं होता, खूर होता है। उसको इंग्लिश में हूफ कहा जाता है, ठीक है? हूफ, नेल, हॉर्न्स। ओके, यहाँ तक कि जो कछुआ का शेल होता है, ठीक है, आउटर कवर। ओके, कछुए के शेल को कारापेस कहा जाता है। ऊपर का पोर्शन को कारापेस कहा जाता है, नीचे के पोर्शन को प्लास्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऐसा सब इंटेग्यूमेंट के ही पार्ट है, इंटेग्यूमेंट के ही डिराइवेटिव है ये सब। ओके, तो इंटेग्यूमेंट के क्या क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। इंटेग्यूमेंट का जो पहला फंक्शन है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोगों को। इंटेग्यूमेंट का पहला फंक्शन प्रोटेक्शन है। ओके, हमारा स्किन बहुत ही टफ टिश्यू है, टफ टिश्यू से बना हुआ है एक्चुअली। टफ इन द सेंस कि जो लिविंग टिश्यू है वो अंदर है, और उसका जो सिक्रीशन है, जो टिश्यू मरता जाता है वो स्किन, वो लिविंग टिश्यू के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है। तो जो हमारे स्किन का सबसे आउटर जो लेयर है ना, वो डेड होता है, और हमारा स्किन हमेशा रीजन चेंज होता रहता है, रीजनरेट नहीं कहूंगा, चेंज होता रहता है। तो आउटर सरफेस है वो हमेशा डेड होके मरता रहता है, और अंदर से नया जो टिश्यू है वो बाहर आता है। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जाता है। नीचे सेल्स डिवाइड करते हैं, और सेल्स फिर ऊपर आते हैं, और ऊपर आके मर जाते हैं, और हमारे स्किन में उस मरे हुए ही टिश्यू के सेल्स के लेयर का मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है जो उसका डेड कवर है, और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? सबसे पहले कि हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है, जब तक स्किन कटती नहीं है, जब तक हमें चोट नहीं लगता, ब्लड बाहर नहीं आता, तो ये जो स्किन है वो हमारे बॉडी के सारे कंपोनेंट को अंदर पैक रखता है। दूसरा फंक्शन है, स्किन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, किसी चीज को हमारे बॉडी में एंटर करने नहीं देता। जब तक स्किन में डैमेज ना हो तब तक ये सब अंदर एंटर नहीं कर सकते, ठीक है? तो स्किन इस ये एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, क्या फंक्शन है इसका? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, hence naturally it protects from germs, radiations and injury. स्किन हम लोगों को रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। स्किन में मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं। ओके, मेलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, और मेलेनोसाइट्स के आसपास केराटिनोसाइट्स पाए जाते हैं। मेलेनोसाइट्स मेलानिन बनाते हैं, इसी मेलानिन के कारण हमारा अलग अलग कलर कॉम्प्लेक्शन होता है। जैसे कुछ लोग काले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ बहुत गोरे होते हैं, कुछ डस्की होते हैं। ये सब इसी मेलानिन के कंटेंट के कारण होता है। बट मेलानिन का फंक्शन सिर्फ हम लोगों का स्किन कलर
प्रोड्यूस करना नहीं है, मतलब अलग अलग तरह का कॉम्प्लेक्शन देना नहीं है। वो कॉम्प्लेक्शन तो नेचुरली आ गया है मेलानिन से, लेकिन जो रियल फंक्शन है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन मेलानिन का, वो है यूवी लाइट से। जो सूरज की किरणों से हार्मफुल यूवी रेज निकलते हैं, उस यूवी रेज से स्किन हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और जिनके शरीर में जितना ज्यादा मेलानिन, उनको उतना ज्यादा यूवी से प्रोटेक्शन मिलता है। यही रीजन है कि अफ्रीका में जो लोग होते हैं उनका स्किन डार्क होता है, क्योंकि वहां, अफ्रीका कहाँ है, जैसे ये अर्थ है, देखो अफ्रीका, तुम देखोगे, ये समझ अफ्रीका है, ये अफ्रीका, इक्वेटर भी गुजरता है अफ्रीका से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है। तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सूरज होता है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर चमकता है यहाँ से। खुद ही इमेजिन करो, अर्थ घूमेगी तो सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो जो सूरज का रेडिएशन है, वो तो इस अर्थ के बीच में ही परपेंडिकुलर होगा ना। इसी के चलते क्या होता है कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है, जिसके चलते इक्वेटर पे बहुत गर्मी होती है, और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड होता है। तो अ, इतने ज्यादा क्वांटिटी में सोलर रेडिएशन है, इसलिए वहाँ के लोग इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि उनके बॉडी में जो स्किन सेल्स हैं वो ज्यादा मेलानिन बनाते हैं, इसलिए उनको सनलाइट से प्रोटेक्शन मिलता है। इसी तरह तुम देखोगे, जो कोल्ड रीजन के लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, उनके बॉडी में कम मेलानिन पाया जाता है, क्योंकि वहां पे सनलाइट उतना तेज नहीं होता। तो स्किन का एक फंक्शन प्रोटेक्शन है। ये मैंने बता दिया, ये जर्म से प्रोटेक्शन, रेडिएशन से प्रोटेक्शन, इंज्यूरी से प्रोटेक्शन। इंज्यूरी इन द सेंस, रेडिएशन से भी इंज्यूरी हो सकता है। इवन कि अगर हमें चोट लगता है, थोड़ा बहुत चोट अगर लगे, तो फिर स्किन हमें बचा लेता है। जब बहुत ज्यादा चोट लगती है, तब स्किन कट सकता है, बट थोड़ा बहुत चोट बर्दाश्त कर सकता है। सपोज कि हमारा स्किन किसी जगह कुछ इन्फेक्शन हुआ, या फिर कोई चोट लगी और उस जगह स्किन नहीं है, तो तुम देखोगे उधर कभी भी चोट लगेगा तो वो जो जख्म है वो ज्यादा गहरा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल स्किन है, उस पे थोड़ा बहुत चोट चलता है, लेकिन खुले घाव पर हम जरा सा भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्किन का एक और फंक्शन है, इस कुछ जानवर होते हैं जिनका स्किन उनको अ, शिकारियों से बचाता है, ओके। जैसे कुछ फ्रॉग्स होते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ओके। इसका स्किन एक पॉइजन सिक्रीट करता है। उस पॉइजन का एक कंटेंट है कंटेंट है बट्रैकोटॉक्सिन। ये इतना भयानक पॉइजन है कि ये अगर कोई थोड़ा सा भी खा ले, 10-20 ग्राम भी खा ले, तो उसका डेथ हो जाए। ये इतना पोटेंट टॉक्सिन है। इस टॉक्सिन को अमेजोन के जो ट्राइबल्स लोग थे, वो अपने तीर में लगाते थे शिकार करने के लिए जानवरों का, और खुद के प्रोटेक्शन के लिए। वो क्या करते थे कि इस फ्रॉग की स्किन में, ये समझ लो फ्रॉग है, इस फ्रॉग के स्किन में अ, तीर को चुभाकर और फिर उससे शिकार किया करते थे। तो इस पॉइजन के कारण इस फ्रॉग को देख के कोई इस फ्रॉग पे अटैक नहीं करता, कोई इस फ्रॉग को नहीं खाता, एक्सेप्ट आदमी। आदमी तो इतने जहरीले फ्रॉग को भी यूज कर लेता है मार के, लेकिन दूसरे जानवर इस फ्रॉग से डरते हैं, क्योंकि उसके स्किन में पॉइजन है। तो ये पॉइजन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस पॉइजन का नाम है बट्रैकोटॉक्सिन, और इस फ्रॉग को कहते हैं पॉइजन डार्ट फ्रॉग। तो स्किन का बहुत सारा प्रोटेक्टिव रोल है। दूसरा जो फंक्शन है स्किन का, वो है सेंसरी फंक्शन। हमारा स्किन एक एज अ सेंस ऑर्गन भी काम करता है, क्योंकि ये जो टच का रिस्पॉन्स है, जिसको कहते हैं टेक्टाइल रिस्पॉन्स, वो हमको स्किन में सबसे ज्यादा फील होता है, क्योंकि स्किन हमारे बॉडी के आउटर पार्ट, हमारे बॉडी के आउटर साइड है, तो इसीलिए
जो भी टेक्टाइल सेंस है, जब हम कुछ टच करते हैं तो हमें स्किन में फील होता है, स्किन के थ्रू ही हमें फील होता है एक्चुअली, क्योंकि स्किन में कुछ नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो बाहर का सेंस है। इवन कि गर्मी भी फील करते हैं हम थ्रू स्किन, कुछ गर्म होता है कोई चीज हम टच करते हैं तो हमको गर्मी भी फील होता है। तो स्किन का बहुत सारा सेंसरी रोल है। तो देखते हैं कि स्किन किन किन सेंसेस के लिए स्पेशलाइज्ड है। सबसे पहले तो स्किन एज अ टैंगो रिसेप्टर काम करता है। टैंगो रिसेप्टर टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एज अ एल्जेसिक रिसेप्टर काम करता है। एल्जेसिक रिसेप्टर ये दर्द की फीलिंग के लिए, पेन के सेंसेशन के लिए है। तीसरा एज अ कैलो रिसेप्टर काम करता है, जिसके थ्रू हीट फील करते हैं हम। और चौथा फ्रिजिडो रिसेप्टर। फ्रिजिडो रिसेप्टर, GIDO रिसेप्टर, फ्रिजिडो रिसेप्टर, तो इसके थ्रू हम कोल्ड फील करते हैं, ठीक है। तो ये चार तरह के सेंसरी, एज अ सेंसरी अपैरेटस स्किन काम करता है। एक्चुअली स्किन के अंदर जो नर्व कंपोनेंट होते हैं वो कंपोनेंट ही है जो इस रिसेप्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ये चार तरह के रिसेप्टर का। स्किन के अंदर फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं। स्किन के अंदर पक्सीनियन कार्पसल्स होता है। फिर स्किन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जिनका मैंने नाम लिया, टैंगो रिसेप्टर, एल्जेसिक रिसेप्टर, फिर कैलो रिसेप्टर, फिजिटो रिसेप्टर, ये सब नर्वस सिस्टम के ही कंपोनेंट हैं। तो सभी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया स्किन का सेंसरी फंक्शन। तीसरा फंक्शन है स्किन का इवन की सेंसरी फंक्शन में से, क्योंकि हम इंटेग्यूमेंट का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सेंसरी में सिर्फ स्किन का फंक्शन ही नहीं आएगा, दो और फंक्शन आएंगे। एक तो स्किन का मैंने बता दिया, स्किन सेंसर्स जो अभी मैंने बताया। और फंक्शंस है इस इंटेग्यूमेंट के डेरिवेटिव्स के, जैसे विस्कर्स और दूसरा बारबेल्स। कुछ जानवर होते हैं उनके नाक के पास तुमने देखा होगा ऐसे, जैसे ये बिल्ली है, समझ लो ये खरगोश है, यहाँ पे बाल होते हैं मूंछ जैसे। इवन की बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती है, उनके चोंच के पास देखा होगा ऐसे ऐसे बाल होते थे। तो ये इन्हीं को विस्कर्स कहा जाता है। इसके थ्रू ये किसी भी जानवर का मूवमेंट सेंस करते हैं। ये विस्कर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये विस्कर से ये लोग किसी प्रिडेटर का मूवमेंट सेंस करके खुद को बचा सकते हैं, और अगर कोई शिकार है तो उसका मूवमेंट सेंस करके अपना खाना भी ढूंढ सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। और दूसरा बारबेल्स होता है। बारबेल्स कुछ फिशेस में होता है। तुम लोगों ने कैटफिश का नाम सुना होगा, उस तुमने देखा होगा मूंछ वाली, जो ऐसे लंबा सा मूंछ वाली मछली होती है, ठीक है। तो ये बारबेल्स होते हैं, बहुत सारे कैटफिशेस में पाए जाते हैं। ओके, बारबेल्स। तो ये भी, इसका काम भी सेंसरी ही है। जैसा काम, जो काम विस्कर्स का है वही काम बारबेल्स का है। विस्कर्स कहाँ एयर में काम करता है और बारबेल्स वाटर में काम करता है, क्योंकि मछली पानी में रहती है। तो ये भी स्किन का सेंसरी फंक्शन ही है। अब हम देखते हैं इसकी, बार बार मैं स्किन बोल रहा हूं तो तुम समझ लेना कि स्किन जब बोल रहा हूं तो वो इंटेग्यूमेंट ही है। स्किन आता है इंटेग्यूमेंट में और स्किन के डेरिवेटिव्स आते हैं इंटेग्यूमेंट में। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। हमारे बॉडी में तो स्किन से रेस्पिरेशन का रोल नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्किन है, ह्यूमन स्किन, वो बहुत थिक होता है। इसके चलते एयर क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन हमारा स्किन से हीट लॉस जरूर होता है। जब हम लोगों को बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है, फिर उससे हीट लॉस होता है। लेकिन फ्रॉग का स्किन है वो थिन होता है और मॉइस्ट भी होता है।
और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो किसी किसी जानवर में जो स्किन है वो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इवन कि कुछ मछलियां हैं जैसे ईल्स, सालमन्स, ये ना माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जब इन लोग माइग्रेट करते हैं तो ये झुंड के झुंड माइग्रेट करते हैं, और उन्हें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के लिए माइग्रेट करते हैं। इसीलिए इनका स्किन उस समय बहुत ही थिन और सॉफ्ट हो जाता है, और ये स्किन से भी सांस लेते हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब हम देखते हैं स्किन का नेक्स्ट फंक्शन। स्किन का फंक्शन थर्मो रेगुलेशन में भी है। अभी जस्ट मैंने बताया कि हम स्किन से हीट लॉस भी करते हैं। जब हम लोगों को बहुत गर्मी आता है तो हमें पसीना आता है, तो वो पसीना जब वेपोराइज होता है तो उससे हम लोगों का हीट लॉस भी होता है। हम लोगों को ठंडा ऐसे कूल सेंसेशन होता है। तो थर्मो रेगुलेशन दो तरह का होता है, एक तो हो गया हीट लॉस ये गर्मी में, और हीट कंजर्वेशन। इवन कि जब हम लोगों को ठंड लगती है तो हमारा बॉडी हीट भी जनरेट करता है। हमारा स्किन सेंस करता है, अभी मैंने बताया कि हमारा स्किन एज अ फ्रिजिडो रिसेप्टर भी काम करता है। मतलब फ्रिजिडो रिसेप्टर्स वाले जो नर्व्स होते हैं वो भी हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हीट सेंस करते हैं, कोल्ड सेंस करते हैं। जो हीट सेंस करेंगे उनको कैलो रिसेप्टर कहेंगे, जो कोल्ड सेंस करेंगे उनको फ्रिजिडो रिसेप्टर। तो जब कोल्ड सेंस करते हैं तो हमारे बॉडी में अंदर सिग्नल जाता है ब्रेन तक, और हमें ठंड लगती है और हम कांपते हैं। तो ये जो कांपते हैं तो इससे हमारे बॉडी में हीट जनरेशन होता है। इवन कि थोड़ा बहुत जब ठंड पड़ता है तो हम जो स्किन उस ठंड को फील करता है, और हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, वो डीप चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि हीट लॉस कम हो जाता है और हमारे बॉडी में हीट कंजर्व होता है। तो हमारा जो स्किन है वो एज अ थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। हमारे बॉडी में स्किन ऑस्मो रेगुलेशन में बहुत कम रोल प्ले करता है। सिर्फ स्वेटिंग के थ्रू ही वो थोड़ा बहुत सॉल्ट का और हार्मफुल केमिकल्स का लॉस करता है। बट फिशेस में स्किन के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है हमारे बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट का कंटेंट है उसका रेगुलेशन। और इसमें हमारे बॉडी में हमारा किडनी रोल प्ले करता है, हमारा स्किन का रोल बहुत कम है। लेकिन ये जो फिशेस हैं, मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश एंड सम एम्फीबियंस, उनमें स्किन के थ्रू भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है। छठा, एक्सक्रीशन। यहाँ पर भी हमारे बॉडी में सिर्फ स्वेटिंग ही है जो थोड़ा बहुत बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स और सॉल्ट एक्सक्रीट करता है। अदरवाइज दूसरे जानवर में इसका एक्सक्रीशन में स्किन का रोल ज्यादा है, वो भी फिश और एम्फीबियंस में ही ज्यादा है। स्किन एज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन भी काम करता है। जैसे जब जानवर हाइबरनेट करता है तो उसके स्किन के नीचे बहुत सारे एडिपोज टिश्यू जमा हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसको बॉडी को में फूड को भी प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज हो सके। फैट को ही क्यों प्रिजर्व करते हैं? क्योंकि फैट है जो कार्बोहाइड्रेट से लेट टूटता है, और जब वो टूटता है तो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो फैट को ज्यादा दिन के लिए बॉडी में स्टोर करके रखा जा सकता है। इसलिए एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में ही फूड स्टोर्ड रहता है। और ये टिश्यू जस्ट स्किन के नीचे होता है। इसका दो पर्पस है। एक तो ये हमारे बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है ताकि हीट से कोल्ड से प्रोटेक्शन हो सके और हीट कंजर्व हो सके। तो एज अ फूड स्टोरेज ऑर्गन भी काम करता है।
ये तो मैंने तुम लोगों को फैट टिश्यू के एडिपोज टिश्यू के बारे में बताया। डायरेक्ट कुछ जानवरों में क्या होता है कि डायरेक्ट स्किन ही है, जो स्किन भी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होके रहता है। जैसे कुछ जानवर हैं जहाँ कुछ एनिमल्स है जहाँ नेक रीजन है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो ज्यादा फैट स्टोर करता है जस्ट बिफोर हाइबरनेशन। ठीक है। एनी हाउ ये एडिपोज टिश्यू का रोल है ही, क्योंकि स्किन एडिपोज टिश्यू भी यहाँ स्किन का ही कंपोनेंट है। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि स्किन में कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। स्किन सिर्फ एक सेल का नहीं बना है, कई सेल्स का बना है। तो वहां पे फूड स्टोरेज का फंक्शन भी है जब स्किन में ज्यादा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। तो यह हो गया फूड स्टोरेज। नेक्स्ट है विटामिन डी सिंथेसिस। ये तो तुम लोगों ने मेडिकल के लिए प्रिपेयर किया होगा या फिर +2 में भी पढ़ा होगा कि हमारे स्किन पे जो सनलाइट आता है, सन का यूवी रे आता है, उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन किन स्टेप्स में होता है ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में 3 ऑर्गन इन्वॉल्व है, पहले स्किन, फिर लीवर, फिर किडनी। किडनी में ही फंक्शनल विटामिन डी बनता है जिसको D3 कहा जाता है, और इसको बनने के लिए यूवी लाइट चाहिए। तो ये हो गया विटामिन डी सिंथेसिस। नेक्स्ट है नॉरिशिंग द यंग। ओके, क्योंकि हम इंटेग्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो ये एडिपोज टिश्यू भी इंटेग्यूमेंट का यहाँ पार्ट है, इसलिए हमने फूड स्टोरेज फंक्शन देखा। उसी तरह नॉरिशिंग द यंग मतलब बच्चों को कैसे नॉरिश करता है। तो जो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड होता है, माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, तो ये जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ये भी इंटेग्यूमेंट का ही डिराइवेटिव है। ठीक है, डिराइवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट। और ये इस तरीके से डिराइव हुए हैं कि ये हार्मोनल इफेक्ट के कारण मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, और ऐसे फीमेल्स में ही होता है। अगर मेल में मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन है किसी एबनॉर्मेलिटी के कारण, तो उस कंडीशन को कहा जाता है गायनेकोमास्टिया। कभी कभी हार्मोन्स के चेंजेस के कारण या फिर कुछ बीमारियों में गायनेकोमास्टिया होता है, जिसमें मेल में भी मेमोरी ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है और मिल्क सिक्रेशन होता है, तो इसको हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। नेक्स्ट, लोकोमोशन। स्किन लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। जैसे स्नेक्स हैं, स्नेक के पास तो पैर नहीं होता, वो तो रेंग कर ही चलता है। तो स्किन तो अगर ध्यान से देखें तो उनके स्किन में बहुत स्केल्स होते हैं जो पीछे की तरह, ऐसे पीछे की तरह डायरेक्टेड होते हैं। ये उनको मूव करने में हेल्प करता है। तो ये जो स्केल्स हैं ये भी इंटेग्यूमेंट के ही पार्ट है, स्किन के डेरिवेटिव है, जो कि स्नेक्स को चलने फिरने में हेल्प कर रहे हैं, मतलब रेंगने में हेल्प कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये भी इंटेग्यूमेंट का फंक्शन है। इंटेग्यूमेंट का नेक्स्ट फंक्शन सिक्रीशन है। अभी मैंने बताया एज अ मेमोरी ग्लैंड भी ये सिक्रीट सिक्रीट करता है मिल्क। दूसरा सिक्रीशन है हमारा बॉडी स्किन सीबम सिक्रीट करता है, जिसके चलते हमारा स्किन ऑयली रहता है, और ये ऑयल हमारे स्किन में मॉइस्चर को प्रिजर्व करके रखता है। सिक्रीशन एज अ सीबम ही सिर्फ नहीं होता, सीबम हमारे बॉडी में सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और इसी ग्लैंड में इंफेक्शन होने के कारण हम लोगों को पिंपल्स होते हैं। ओके, इसके अलावे ये तो हो गया सीबेसियस ग्लैंड। इसके अलावे जो मस्क डियर है उसमें मस्क ग्लैंड पाया जाता है। मस्क डियर मतलब कस्तूरी हिरन, उसकी नाभि में कहते हैं ना, उसकी नाभि से कस्तूरी निकलता है, तो ये भी मस्क, वहाँ उसकी नाभि के पास मस्क ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और इससे जो सिक्रीशन होता है, निकलता है, उसको वो हिरन क्या करता है, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज करता है। तो ये जो मस्क ग्लैंड है ये भी स्किन का ही डिराइवेटिव है, और बहुत सारे डिराइवेटिव्स है जो हम आगे जब स्किन का इंटेग्यूमेंट का कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे तो देखेंगे। इंटेग्यूमेंट का ही मॉडिफिकेशन है ब्रूड पाउच। ब्रूड पाउच
कुछ जानवर होते हैं जिनको मेटाथेरियंस कहते हैं, ये मैमल्स होते हैं, ये मैमल्स हैं, ये मैमल्स की 3 सब क्लासेस है, उनमें से एक सब क्लास है मेटाथेरिया, और मेटाथेरिया को पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं, पाउच्ड मैमल्स। पाउच्ड मैमल्स के एग्जांपल हो गया कंगारू। और ये जब इनके बेबी का बर्थ होता है तो क्या होता है, वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, पार्शियली डेवलप्ड होता है। तो इस पाउच में ही वो अपने बच्चे को तब तक रखते हैं जब तक वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए। तो ये जो ब्रूड पाउच है ये भी इंटेग्यूमेंट का ही डेराइवेटिव है। इसके अलावे जो एक और है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ, इधर मैं रब कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, जो लास्ट फंक्शन मैं लिखवा रहा हूँ ये है सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन। ये भी इंटेग्यूमेंट का ही फंक्शन है। ब्रीडिंग सीजन में कुछ जानवर हैं जैसे बारहसिंघा, उसमें जो मेल होता है उसके बड़े बड़े सींग निकल जाते हैं, तो ये जो सींग भी है ये इंटेग्यूमेंट का डेरिवेटिव है। और ये सींग उनका सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रहा है, फीमेल मेल को आइडेंटिफाई करती है उसके सींग से। इवन की जो पिकॉक होता है उसके कितने सुंदर पंख होते हैं, जो मेल पिकॉक होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, और उसकी खूबसूरती को देख के ही जो फीमेल पिकॉक है वो अट्रैक्ट होती है। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो बड़ा बहुत खूबसूरत सा बड़े पंखों वाला वो हमेशा मेल पिकॉक होता है, जो फीमेल होता है वो डल कलर की होती है, वो ग्रेस वाइट कलर की होती है, उतनी ब्रिलियंटली कलर्ड नहीं होती जितना मेल पिकॉक होता है। तो ये भी इंटेग्यूमेंट का ही डिराइवेटिव है। तो इस तरीके से सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है इंटेग्यूमेंट। इवन की लायन में, ये तुम लोगों को पता होगा, जो मेल लायन होता है उसी के उसको मेन कहते हैं, MANE। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे ये लायन है, ओके, ये लायन है,